दोस्तों, तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे शिशुनाग वंश के बारे में और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे नंद वंश के बारे में। तो नंद वंश को देखने से पहले हम लोग शिशुनाग वंश का एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था वो शिशुनाग था। शिशुनाग जो था वो उस वंश की स्थापना किया था। बाद में शिशुनाग के बाद अगला शासक आया कालाशोक। कालाशोक के बाद नंदी वर्मन जो था इस वंश का अंतिम शासक था। तो शिशुनाग जब शासक बना तो उसने अवंती और वत्स जैसे जनपदों को मिलाकर मगध साम्राज्य की सीमा में विस्तार किया। साथ ही उसने अपनी राजधानी को पाटलीग्राम से वैशाली शिफ्ट किया। शिशुनाग और सारे बहुत कार्यों को किया था। शिशुनाग के समय जो थी, शिशुनाग वंश की जो सीमा थी मगध साम्राज्य की, वो बंगाल से शुरू होकर मालवा के मैदान तक जाती थी। मालवा का मैदान बोले तो सतलज नदी के जो नीचे का क्षेत्र था वो था मालवा का मैदान, वहां तक इसकी सीमाएं जाती थी। और इधर विंध्याचल पर्वत जो था इसके प्राकृतिक दुर्ग का कार्य करता था, वहां तक इसकी सीमा थी। इसके बाद अगला शासक आया कालाशोक। कालाशोक के समय सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या हुई? महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो बौद्ध संगीतियां आयोजित की जा रही थी उसमें से दूसरी बौद्ध संगीति इसके समय वैशाली में आयोजित की गई थी। बाद में कालाशोक की मृत्यु के बाद अगला शासक इस वंश का बना नंदी वर्मन, और नंदी वर्मन को मार के धनानंद के पिता जो थे महापद्मनंद, उन्होंने नंद वंश की स्थापना कर दिया। तो आज हम लोग देखेंगे अब नंद वंश के बारे में। तो नंद वंश का जो संस्थापक था वो था महापद्मनंद। इससे पहले हम लोग महापद्मनंद के बारे में जानते हैं कि वो जो नंद वंश का स्थापना किया, शासक बना, तो उसके पीछे क्या स्टोरी रहा, क्या वजह रहा। तो ये इसके जो पिता थे, सबसे पहले इसके संस्थापक का नाम जानते हैं, महापद्मनंद। महापद्मनंद इस वंश का क्या था? संस्थापक था। ये जो महापद्मनंद था ये बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, ठीक है। ये अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता था। ये महापद्मनंद कालाशोक के यहाँ नाई का काम करता था। इसका नाम था अग्रसेन। अग्रसेन इसे इसलिए कहा जाता है कि ये अनगिनत सेनाओं का जो स्वामी था, इस कारण से अग्रसेन की संज्ञा दी। ये अग्रसेन कालाशोक के यहाँ काम करता था। और कालाशोक आप लोग को बताए थे कि वेदांग पुराणों था दिव्यावदानों में उसे काक वर्ण कहा गया, क्योंकि वो काला दिखता था। और उसकी पत्नी इसलिए उससे गुस्साइल रहती थी, इतना करिया पति मिला है हमको। और राजा होने के कारण जैसे नहीं होता है, नौकरी रहता है, सरकारी नौकरी अभी के समय में, तो लड़का चाहे जितना भी काला हो, लड़की मिलेगी उसको शाही पनीर जैसी। वैसा ही हुआ कालाशोक के साथ। कालाशोक था तो काला, पूरा काला था, और राजा था, बस इस कारण से उस लड़की का विवाह उसके साथ कर दिया गया। वो परेशान रहती थी। तो ये कालाशोक अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए एक नाई रखा था। नाई का नाम था अग्रसेन। अग्रसेन दिखने में एकदम सुंदर था, हट्टा कट्टा था, उसका बॉडी था उस टाइप का। तो एक दिन राजा की जो पत्नी थी कालाशोक की, वो देखी अग्रसेन को। अग्रसेन भी देखा रानी को। रानी कही कितनों है तो हमरा वाला से तो ठीक है, इतना हट्टा कट्टा है, गोरा गारा दिख रहा है, कहाँ हमरा वाला कोयला। तो रानी को क्या हो गया, धीरे धीरे उस नाई से प्रेम हो गया, और नाई को भी रानी से प्रेम हो गया। इसको जो प्रेम हुआ ना, ये नेपोलियन टाइप प्रेम हुआ। प्रेम होने के बाद ये बहुत आगे चले गया। और जब प्रेम हुआ तो धीरे धीरे रानी के साथ अफेयर हो गया, और रानी और वो नाई यानी कि अग्रसेन दोनों मिलकर षड्यंत्र किया और कालाशोक को मार दिया। कालाशोक के मरने के बाद रानी के जो 10 पुत्र थे, उन 10 पुत्रों का संरक्षक बना दिया गया किसे? अग्रसेन को। अग्रसेन देखा कि रानी जब अपने पति की नहीं हुई तो मेरी क्या हुई, तो वो धीरे धीरे उस रानी के एक एक पुत्रों को मारना शुरू किया। और राजा की मृत्यु के बाद उसके बड़े पुत्र नंदी वर्मन और साथ में 9 भाइयों के समूह को वहां का शासक बना दिया गया। और धीरे धीरे करके महापद्मनंद जो था यानी अग्रसेन, उसने एक एक पुत्रों को मार दिया, और अंतिम में रानी को भी मार दिया। रानी को एक दिन कहा कि जब आप अपने पति की नहीं हुई, अपने बेटों की नहीं हुई, तो आप हमारी कहाँ से होंगी। वो सही बोला, उसका कहना भी सही था। तो एक दिन वो रानी को भी मार दिया और खुद क्या बन गया? शासक। और उसने शिशुनाग वंश के स्थान पर नंद वंश की स्थापना किया। तो नंद वंश का संस्थापक कौन? महापद्मनंद। महापद्मनंद का नाम क्या क्या था? पहले इसकी उपाधियों और नामों को देखेंगे। तो सबसे पहला था, इसका नाम था अग्रसेन। अग्रसेन इसकी उपाधि भी थी और इसका नाम भी था अग्रसेन। उसके बाद दूसरा था उग्रसेन। दोनों अलग अलग है। अग्रसेन का अर्थ होता है अनगिनत सेनाओं का स्वामी, और उग्रसेन का मतलब होता है तीव्र गुस्से वाला, इसे बहुत ही तेज गुस्सा आता हो। उसके बाद इसकी जो उपाधि थी, इसने कलिंग को जीतकर एकराट की उपाधि धारण किया था। एकराट। और ये जो था क्षत्रियों को देखना नहीं चाहता था। ये जाति से क्या था? नापित। नापित यानी कि नाई, बाल दाढ़ी बनाने वाला। ये क्या था? नाई था।
और उस समय क्षत्रियों का शासन था, तो उनका व्यवहार नीची जातियों के साथ बहुत ही बुरा होता था, जिसको ये झेला हुआ था, जिस कारण ये क्षत्रियों को देखना नहीं चाहता था। तो जब ये राजा बना तो इसने एक तरफ से सारे क्षत्रियों को मारना शुरू किया, लाइक उसी तरह जैसे हिटलर ने यहूदियों को मारा, जैसे उसी तरह भगवान परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश कर दिया, 21 बार इस धरा को क्या कर दिया, क्षत्रिय विहीन कर दिया। उसी तेजी से यह क्या कर रहा था, क्षत्रियों का नाश कर रहा था, इसलिए इसे सर्व क्षत्रांतक की उपाधि दी गई, सर्व क्षत्रांतक। साथ में भगवान परशुराम के भांति क्रोधी भी था और क्षत्रिय विनाशक भी था, तो इसलिए इसे भार्गव या दूसरा परशुराम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, भार्गव, भार्गव या दूसरा परशुराम। तो सबसे पहले अर्थ देखेंगे अग्रसेन का। अग्रसेन का अर्थ होता है अनगिनत सेनाओं का स्वामी। ऐसा कहा जाता है कि नंद वंश के पास 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार और एक बहुत बड़ी हाथियों की विशाल सेना थी, और इसके पास कई अन्य सेनाएं भी थी। इस कारण बहुत सारी सेनाओं का स्वामी होने के कारण इस महापद्मनंद को अग्रसेन कहा जाता था। तो क्या था, यह अनगिनत सेनाओं का स्वामी था, अनगिनत सेना का स्वामी। साथ में क्या था, उग्रसेन इसलिए कहा जाता था कि ये जो महापद्मनंद था इसे बहुत ही तेज गुस्सा आता था, और गुस्सा आने के बाद ये किसी की सुनता नहीं था, तो इसलिए इसे क्या कहा गया, उग्रसेन, यानी तीव्र गुस्से वाला। इसका गुस्सा तलवार की धार की भांति था, जो अगर युद्ध के मैदान में आ जाए तो शत्रुओं का विनाश कर देता। तब जाकर इसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। मगध इसके समय सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। एकराट इसने क्या किया था, कलिंग जीता था। कलिंग जीत कर क्या किया, कलिंग विजय के बाद इसने एकराट की उपाधि को धारण किया था। साथ में सर्व क्षत्रांतक, क्षत्रियों का नाश करके क्या किया इसने, क्षत्रियों का नाश करके। क्षत्रियों का नाश। और भार्गव इसलिए कहा जाता है कि ये भगवान परशुराम की भांति क्या था, तीव्र गुस्से वाला। भांति तीव्र गुस्से वाला था, तीव्र गुस्सा भी था, और ये क्या था, क्षत्रिय विनाशक। ये जो धनानंद था, इसके समय जो मगध साम्राज्य की सीमाएं हैं वो उत्तर पश्चिम में ब्यास नदी से शुरू होकर, ठीक है, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण तक चले गई थी। इससे पहला जो वंश था शिशुनाग वंश, उस समय मगध की सीमाएं बंगाल से शुरू होकर मालवा के मैदान तक जाती थी। लेकिन जब ये शासक बना तो इसने अपने आक्रामक और विस्तारवादी नीतियों से और एक बहुत बड़ी सेना रखा, साथ में केंद्रीय प्रशासन को लागू किया, और साथ में कई अन्य कार्य भी किए, जिस कारण इसने अपने साम्राज्य का जब विस्तार करना चालू किया तो उधर व्यास नदी तक अपनी सीमाओं को क्या किया, विस्तारित कर दिया, और इधर विंध्याचल पर्वत के दक्षिण के भाग को भी जीत लिया इसने। बहुत बड़े एम्पायर का क्या था, ये बहुत बड़ा एम्पायर इसने स्थापित किया था। इस संस्थापक महापद्मनंद, इसके पिता का नाम पहले देखेंगे। इसके पिता का नाम क्या था, महानंदी। साथ में जो ये राज्य संचालन करता था महापद्मनंद, अपने राज्य का जो संचालन करता था, तो इसके राज्य का प्रधानमंत्री कौन था, अमात्य। उसे मंत्री कहते हैं, प्रधानमंत्री, जो राजा के बाद सबसे पावरफुल पद होता है। इसका प्रधानमंत्री कौन था, अमात्य राक्षस। अमात्य पद का नाम है, राक्षस था, और इस राक्षस का पूरा नाम था विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त इस राक्षस का क्या था, पूरा नाम था। प्रधानमंत्री देख लिए। उसके बाद देखेंगे कि जब ये शासक बना तो इसके समय भी तो राजधानी पाटलिपुत्र ही थी, तो इसने जब अपनी सीमाओं का विस्तार किया तो इसके समय मगध की सीमा देखेंगे। मगध की सीमा, इसके समय मगध की सीमा कहां से कहां तक थी, व्यास नदी। उत्तर पश्चिम में कहां, व्यास नदी,
व्यास नदी से विंध्याचल पर्वत के दक्षिण तक। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण तक मगध की सीमाएं क्या हो गई थी, फैल गई थी। साथ में शत्रुओं का विनाश करने के कारण, बहुत ही क्रोधी होने के कारण इसे भार्गव या परशुराम का दूसरा रूप कहा जाता है। और जब ये शासक बना तो इसने केंद्रीय प्रशासन को लागू किया। तो केंद्रीय प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है? केंद्रीय शासन प्रणाली का जनक, इसी को कहा जाता है। केंद्रीय शासन प्रणाली का क्या था? जनक था। जनक या पिता कहा जाता है, दोनों एक ही बात है। केंद्रीय शासन प्रणाली का जनक या पिता महापद्मनंद। इसने कई क्षत्रिय राजाओं को हराया। इक्ष्वाकु वंश, काशी, कौशल, पांचाल आदि कई राज्यों को हराकर मगध साम्राज्य में मिला लिया और एक बहुत बड़े मगध एम्पायर को क्या किया, खड़ा किया। साथ में केंद्रीय प्रशासन को लागू किया और मगध में अन्य काम किए। इसने कलिंग विजय किया, कलिंग अभियान। इसका कलिंग अभियान क्या रहा? सफल रहा। कलिंग अभियान इसका सफल रहा। और लेकिन जब ये कलिंग को जीता तो ये पूरे कलिंग को नहीं जीता था, कलिंग के कुछ भाग को जीता था। और ऐसा कहा जाता है कि इसने जो कलिंग आक्रमण किया था वो हाथियों के लिए किया था। और उस समय जो कलिंग पर आक्रमण करना था उसके लिए बहुत टफ था कलिंग पे आक्रमण करना, और बहुत हिम्मत चाहिए होता था कलिंग पे आक्रमण करने के लिए, क्योंकि कलिंग जो था वो बहुत ही मतलब सुदृढ़ राज्य था। उसकी जो किला की दीवारें थी वो बहुत ही सुदृढ़ थी। साथ में उसकी अर्थव्यवस्था, वो अपने हाथियों के दांत के लिए जाना जाता था। साथ में उसकी अर्थव्यवस्था बहुत तगड़ी थी और उसके पास हाथियों की एक बहुत विशाल सेना थी। ऐसा कहा जाता है कि ये जो महापद्मनंद था इसने हाथियों के लिए क्या किया था, कलिंग आक्रमण। इसके बाद जो अगला शासक एक आएगा, इस वंश का नहीं अगले वंश का, अशोक, उसने भी हाथियों के लिए ही कलिंग आक्रमण किया था। परंतु उस कलिंग आक्रमण के बाद उसका हृदय क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। लेकिन इसने क्या किया, कलिंग आक्रमण किया। कलिंग अभियान इसका सफल रहा, हाथियों के लिए किया था। कलिंग अभियान के बाद इसने ये जो नंद वंश का शासक था महापद्मनंद, इसके जो थे 7 पुत्र थे। 7 पुत्रों में जो सबसे छोटा पुत्र था, सबसे छोटा, वो था धनानंद। धनानंद भी इसी की भांति क्या था, महत्वाकांक्षी था, किसी पे भरोसा नहीं करता था और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी भी कार्य को करने से कभी पीछे नहीं हटता था। तो इस महापद्मनंद ने मगध के लिए बहुत ही काम किया। तो इसके समय क्या हो गया था, इस समय मगध एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य हो गया था। क्या हो गया था, शक्तिशाली। सीमाओं का विस्तार, इसके प्रधानमंत्री, साथ में इसके पिता को देखें हम लोग। और ये जो महापद्मनंद था ये क्या था, इस वंश की जाति क्या थी, इस वंश की जाति थी नापित। इसकी जाति क्या थी, नापित थी। नापित या नाई, इसी को कहते हैं, जो बार बार होता है। ठीक है, जाति क्या थी, नाई। इसे नापित नंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नापित नंद। और इस वंश के जो इस वंश का जो धन दौलत है, इसकी चर्चा, इस वंश का जो धन दौलत था, मतलब ये जो साम्राज्य था, ये जो वंश था, इसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। इसके पास बहुत सारा धन था। धन होने का कारण था कि ये जो था जनता पे बहुत टैक्सों को क्या करते थे, लाद देते थे। साथ में इनके पास एक हिरण्यगर्भ नामक सोने का खान था, उससे सोने का माइनिंग करवाता था। ये जो युद्ध में जो बंदी बना के लाए जाते थे, दास युद्ध बंदी, उनको कहाँ लेके जाता था, ये हिरण्यगर्भ में, और वहां से सोने का माइनिंग करवाता था और सिक्का बनवाता था। इस कारण से इस वंश के पास धन की कोई कमी नहीं थी। इस वंश के धन की चर्चा चीनी यात्री वेनसांग ने अपनी पुस्तक सी यू की में की है। चीन से बहुत सारे यात्री आए, उसमें एक था वेनसांग, एक था इतिसंग, और कई शासक, कई सारे यात्री आए थे। उसमें एक शासक था वेनसांग। इसकी चर्चा किसने किया, चीनी यात्री।
चीनी यात्री का क्या नाम था? वैनसांग। वैनसांग ने अपनी पुस्तक सी यू की में इसके धन धान्य की चर्चा की है। इसके बाद जो इस वंश का अगला शासक बना वो था धनानंद। धनानंद का नाम धनानंद इसलिए पड़ा कि वो जो था अतुल धन संपदा का स्वामी था। इसके पिता ने बहुत सारे क्षेत्रों को जीता था, अपने साम्राज्य को बहुत बड़ा एम्पायर बनाया था, तो उस कारण से इसके पास धन दौलत की कमी नहीं थी। तो इसके पास जो अगला शासक आया, इसका पुत्र धनानंद, उसके पास बना बनाया हुआ सब कुछ मिला, तो वो अतुल धन संपदा का स्वामी था। तो इसके बाद अगला शासक है धनानंद। तब तक हम इसको साफ कर लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। महापद्मनंद के बाद जो अगला शासक था वो था धनानंद, महापद्मनंद का पुत्र। वो भी क्या था? अपने पिता की भांति महत्वाकांक्षी था। तो अगला शासक कौन था? धनानंद। धनानंद जो था अपने पिता के भांति ही क्या था? महत्वाकांक्षी था। और साथ में महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ इसका नाम जो धनानंद था वो धनानंद इसलिए पड़ा था कि अतुल धन संपदा का क्या था? स्वामी था। अतुल धन संपदा का स्वामी था ये, इस कारण इसका नाम क्या पड़ा? धनानंद। और ये धनानंद जो था अत्यंत क्रूर, क्या था? अत्यंत क्रूर था। किसी की सुनता नहीं था, अत्यंत क्रूर था। साथ में क्या था? लालची था, लोभी। और साथ में धन संग्रही था, धन को जमा करने वाला, धन संग्रही शासक था। ये क्या था? बहुत ही धन संग्रही शासक था। ऐसा माना जाता है, कई ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि उस समय जब धनानंद मगध पर शासन कर रहा था, उस समय गंगा यमुना के द्वाब में किसी गुफा में इसने 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं छिपा कर रखा था। कितने? 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। और ये जो पैसे छिपा कर रखता था, ये अपने निजी कोष के रूप में रखता था, ताकि जब ये इसके बुरे वक्त में क्या आ सके, वो धन इसके काम आ सके। तो इस धन को रखने का उद्देश्य यही था। साथ में ये क्या था? धन संग्रही था, लालची भी था। राजकोष के धन को अपने निजी कोष में रखता था। जब टैक्स कलेक्शन होके आता था तो उसमें से एक भाग जाता था धनानंद के निजी कोष में, और जो बचा हुआ भाग था वो जाता था राजकोष में। साथ में इसके पिता जो कलिंग जीत कर गए थे, कलिंग जो जीते थे इसके पिता महापद्मनंद, उस कलिंग में इसने नहर निर्माण करवाया था। इसके पास पैसे की तो कोई कमी थी नहीं, कलिंग में इसने क्या किया था? नहर निर्माण। कलिंग में नहर निर्माण करवाया था। कलिंग में नहर निर्माण करवाने के बाद ये धनानंद जब शासन कर रहा था तो उस समय एक विदेशी आक्रमणकारी था, सिकंदर, जिसने भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। तो सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया तो वो ईरान, इराक और पाकिस्तान, अफगानिस्तान यानी कि हिंदू कुश पर्वत को पार करते हुए भारत पहुंचा था। तो वो पहले फारस, उस समय ईरान का नाम क्या था? फारस था, अब ईरान हो गया है। तो फारस के बाद वो जब अफगानिस्तान में एंट्री किया, उसके बाद वहाँ के शासकों को हराया, फिर हिंदू कुश पर्वत को पार करके भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आया, जहाँ उसका सामना हुआ आम्भिक से। तो आम्भिक बिना लड़े अधीनता स्वीकार कर लिया। उसी के पड़ोसी राज्य में पोरस थे, पोरस ने वीरतापूर्वक उससे युद्ध किया था। और जब वो आगे बढ़ा तो उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि व्यास नदी को पार करो। उससे पहले जब सिकंदर भारत की सीमा पर खड़ा था तो तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक आचार्य थे, आचार्य चाणक्य, वो धनानंद को समझाने गए कि देखिए आपके पास बहुत बड़ी विशाल सेना है और वो विदेशी आक्रमणकारी जो सेल्यूकस है वो पूरे भारत पर शासन करने के उद्देश्य से आ रहा है। तो आप चाहें तो सिकंदर को भारत की सीमा पर ही रोक सकते हैं। तो धनानंद क्या था? ये तो धन था, इसके पास सेना भी थी, लेकिन ये योग्य शासक नहीं था। योग्य शासक इन द सेंस दिन भर दारू पी के ऑर्केस्ट्रा देखते रहता था। ऑर्केस्ट्रा मतलब नचनिया का नाच। इसकी एक बेटी थी दुर्धरा, वो अपने बाप से परेशान रहती थी। आई दारू के नशा में धुत था, नचनिया का नाच देख रहा था। वही बीच में चाणक्य गए, कहे राजा साहब आप गलत कर रहे हैं, आपको ध्यान देना चाहिए, सिकंदर आक्रमण कर रहा है भारत पे। तो धनानंद कहता है सिकंदर ये कौन है? पूरा एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में था दारू पीने के बाद, एकदम आचार्य चाणक्य का पूरा अपमान कर दिया।
तो आचार्य चाणक्य क्या किए, उससे बदला लेने का ठान लिए और उस वही राजमहल में प्रतिज्ञा किए कि हम तुम्हारी शासन को क्या करेंगे, उखाड़ फेंकेंगे। तो इस समय कौन आक्रमण किया था, विदेशी आक्रमणकारी सेल्यूकस, यवन आक्रमणकारी था। आक्रमणकारी सिकंदर, जिसे विश्व विजेता भी कहते हैं। सिकंदर ने क्या किया, भारत पर आक्रमण। जिस समय सिकंदर भारत पर आक्रमण किया तो उस समय मगध का शासक कौन था, धनानंद। धनानंद क्या था, और ये क्या था, सिकंदर के समकालीन भी था। धनानंद सिकंदर के समकालीन था। धनानंद सिकंदर के समकालीन था। साथ में जो आचार्य चाणक्य का अपमान करके निकाला था, तो सिकंदर पोरस को हराने के बाद अपनी सेना को आदेश दिया कि व्यास नदी को पार करो। तो उसकी सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, जिसके कई कारण थे। पहला कारण यह था कि व्यास नदी में बहुत भयंकर बाढ़ आया हुआ था, व्यास नदी उफान पे थी। उसके रौद्र रूप को देखकर उसकी सेना की क्या हो गई, हिम्मत टूट गया, काम नहीं कर रहा था। साथ में उस सिकंदर की सेना लगातार 10 वर्षों से युद्ध कर रही थी, 10 वर्षों से युद्ध कर रही थी। इस कारण से उसे अपने घर जाना था। और एक अफवाह उसकी सेना में फैल गई थी कि व्यास नदी की उस पार नंदों के पास हाथियों की बहुत विशाल सेना है। एक्चुअल में नंदों के पास बहुत बड़ी सेना थी, 2 लाख पैदल सैनिक थे, 20,000 घुड़सवार और बहुत बड़ी मतलब हाथियों की फौज थी। इसकी अफवाह किसमें फैल गई, सिकंदर के सेना में। और वो लोग कभी हाथी देखा नहीं था, वो लोग सोचता था हाथी एकदम आदमखोर होगा, आदमी को खा जाता होगा। तो पूरा उसकी ऐसा नहीं है कि सिकंदर समझाया नहीं अपनी सेना को या प्रयास नहीं किया कि पार कर लो इस नदी को। सिकंदर ने पूरा प्रयास किया, लेकिन उसके कई प्रयासों के बाद भी उसकी सेना जब तैयार नहीं हुई तो उसने अपनी सेना को वापस लेके चले गया। वो जाके बेबीलोन शहर में उसकी क्या हो गई, डायरिया से मृत्यु हो गई। उस समय डायरिया का कोई इलाज नहीं होता था। तो जब धनानंद के मतलब शासनकाल में जब दुश्मन सेनाएं मगध की सीमा पर खड़ी थी, तो उस समय इसके प्रजा ने विद्रोह नहीं किया। इसके धन का कारण भी था, ये प्रजा के ऊपर बहुत सारा टैक्स लगाया था। इससे समाज का जो था ना सारा वर्ग, जैसे व्यापारी वर्ग हो गया, किसान वर्ग हो गया, आम जो जनता थी वो पूरी त्रस्त थी इससे। इतने भारी भरकम टैक्स को लादा था। और उसके बाद भी नहीं होता था तो क्या करता था, ये अपने सैनिकों को डाकुओं का भेष बनवा के भेजता था और व्यापारियों का धन लुटवा लेता था। और जब व्यापारी से सहायता मांगने आते थे तो ये कहता था कि हम आपको सेना तो दे दें, लेकिन सेना देने के लिए जो हमारे राजकोष पर असर पड़ेगा उसको कौन भरेगा। तो ये टैक्स में भी वृद्धि कर लेता था, व्यापारियों का धन भी लूट लेता था, साथ में एक बहुत बड़े टैक्स को लादकर किसानों से भी धन लूट लेता था। तो इस कारण से इससे जनता पूरी त्रस्त थी, महंगाई चरम पर थी। लेकिन दुश्मन जब सीमा पर खड़ा था तब तक जनता कुछ नहीं करती। जैसे कि हम लोग हाल फिलहाल में ही देखे कि जब भी बाहरी आक्रमण होने का खतरा रहता है या जब भी बाहर से छोटा मोटा आक्रमण होता है तो देश की जनता आंतरिक मामलों को भूलकर सीधे राष्ट्र के लिए एकजुट हो जाती है। और इसमें सबसे ज़्यादा फायदा होता है जो उस समय शासन कर रहा होता है। और यही हुआ हमारे भारत में भी, पुलवामा अटैक हुआ था तो उस समय हमारी जनता जो थी, हमारे देश के नागरिक जनताएं आंतरिक मामलों से, महंगाई, बेरोजगारी उस समय की सबसे बड़ी मुद्दे थे। लेकिन आक्रमण होने के बाद उन मुद्दों को भूलकर क्या किए, सब लोग एकजुट हो गए। और उसमें सबसे फायदा ज़्यादा किसका हो गया, रूलिंग पार्टी का। वो फिर से सत्ता में आ गई, किसका नाम लेकर, पुलवामा अटैक का। कहा कि उसके बाद इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। तो धनानंद सिकंदर के क्या था, समकालीन था। और साथ में जब सिकंदर वापस गया, क्या हुआ, सिकंदर वापस गया, वापसी के बाद, सिकंदर के वापसी के बाद मगध में क्या हो गया, विद्रोह हो गया। मगध में विद्रोह हो गया। और इस विद्रोह के विस्फोटक की स्थिति का फायदा उठाते हुए चंद्रगुप्त के सहयोग से, चाणक्य का एक प्रिय शिष्य था चंद्रगुप्त, जो काफी योग्य था, क्लास का सबसे तेज तर्रार लड़का था, देखने में भी स्मार्ट था।
तो उसने चंद्रगुप्त के सहयोग से क्या किया, धनानंद की हत्या कर दी। और इस हत्या में एक बहुत बड़ा रोल धनानंद की अपनी बेटी दुर्धरा का भी था। पहले हम लोग देखेंगे सिकंदर के वापस जाने के बाद मगध में विद्रोह हो गया, और इस स्थिति का फायदा उठाकर, इस स्थिति का लाभ उठाकर चाणक्य ने चंद्रगुप्त के सहयोग से, किसके सहयोग से, चंद्रगुप्त के सहयोग से धनानंद को क्या कर दिया, मार दिया, धनानंद की हत्या करवा दिया। तो ये जो धनानंद की हत्या हुआ, मगध में विद्रोह हुआ, एक सहयोग से इन्होंने मार दिया, ये इतना आसानी से हुआ नहीं था जितना आसान दिखता था। इस हत्या में, धनानंद की हत्या में इसकी बेटी दुर्धरा का भी उतना ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था जितना चंद्रगुप्त और चाणक्य का था। दुर्धरा ने आंतरिक जानकारियों को किसे दे दिया, चंद्रगुप्त को। सबसे पहले दुर्धरा को जब चंद्रगुप्त देखा और दुर्धरा ने भी चंद्रगुप्त को देखा तो उन दोनों में क्या हो गया, प्रेम हो गया। चंद्रगुप्त भी क्लास का सबसे तेज तरार लड़का, मॉनिटर, चाणक्य का शिष्य, उसके पास चाणक्य जैसे गुरु थे। और ये दुर्धरा भी क्या थी, राजकुमारी थी मगध की, और अपने पिता से परेशान भी रहती थी। इसका पिता एक नंबर का क्या था, पियक्कड़। और लड़की कभी उस इंसान को पसंद नहीं करेगी जो दारू पी के दिन भर नचनिया का नाच देखेगा, मारधार करेगा। तो इस कारण से ये अपने पिता से परेशान रहती थी। तो जब इसको प्रेम हुआ तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त के सहयोग से दुर्धरा से आंतरिक जानकारियों को निकलवा लिया कि धनानंद कब क्या करता है, उसकी सेना कब ये इधर जाती है उधर जाती है। साथ में उनके कई गुप्तचर भी थे, उनके पास एक गुप्तचर तंत्र भी था बहुत बड़ा। तो उसके सहयोग से इन्होंने क्या किया, जब दुर्धरा सारी जानकारियों को दे दी, दुर्धरा को लगता था कि चंद्रगुप्त ही है जो मेरा है। लेकिन दुर्धरा का ये ख्वाब तब टूट गया जब चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से विवाह कर लिया। तो दुर्धरा के साथ स्कैम हो गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। उसको लगता था चंद्रगुप्त हमको छोड़ के किसी और को देखेगा ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो धनानंद की मृत्यु के बाद अगले वंश की स्थापना हुआ, वो था मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना में चाणक्य का बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। और उसका उद्देश्य भी था अखंड भारत की स्थापना करना। अखंड भारत का स्थापना इसलिए भी जरूरी था कि कोई भी विदेशी आक्रमणकारी भारत की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर या छोटे राज्यों को देखकर, कमजोर राज्यों को देखकर उस पर आक्रमण करता था, उससे धन लूटता था, लेके चले जाता था। और धन तो यहाँ के लोगों का था जो वो मेहनत से कमाते थे, टैक्स देते थे, और राजा उसको रखता था और उससे कोई और लेके चले जाता था। इसलिए चाणक्य ने एक राष्ट्र यानी अखंड भारत की संकल्पना को क्या किया, जन्म दिया। तो अगले वंश के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, मौर्य वंश, जिसकी स्थापना में चाणक्य का क्या रोल था, चंद्रगुप्त का क्या रोल था, उन दोनों ने मिलकर कैसे मौर्य वंश की स्थापना किया। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल अभी नया है तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो बनाएं तो नोटिफिकेशन में आ जाए। धन्यवाद।